Good evening, everyone, and welcome to today's new daily test paper 29 नंबर डिस्कशन। आज मंडे है और आज वीक के शुरुआत में हमने ये पेपर कंडक्ट किया था और आज काफ़ी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है इस पेपर में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा लो स्कोर कर रहे थे। तो आज वो जो लो स्कोरर्स हैं उनकी मात्रा थोड़ी कम हो गई और जो अच्छे स्कोरर है एंड हाई स्कोरर है उनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। आज का दिन मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा रहा बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्कोर्स विच आई हैव गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के पेपर में क्या वो डिफिकल्टीज थी, क्योंकि वैसे तो पेपर अच्छा ही गया बच्चों का। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस डिस्कशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। हमने इमेज का एक कंसेप्ट पढ़ा है, बट पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ करने नहीं वाले हैं, उस कंसेप्ट को ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, इसको एक दूसरे तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज देयर इज अ पॉइंट, क्वेश्चन में ये पॉइंट हमें गिवन है 4,2 और एक लाइन के रेस्पेक्ट में इसका जो इमेज आया है दैट इज -2,6। तो यूजुअली क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें एक पॉइंट दिया होता है और उसका एक लाइन के रेस्पेक्ट में हमें इमेज निकालना होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट किया है उसने उसने तुमको पॉइंट भी दे दिया है और उस पॉइंट का इमेज भी दे दिया है विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन, लेकिन लाइन की इक्वेशन नहीं दी है, पॉइंट और इमेज का कोऑर्डिनेट दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला अप्रोच जो होना चाहिए, जैसे यहाँ पे उसने लिखा है लाइन जो है वो l इक्वल्स टू 0 है और l की वैल्यू इनमें से कोई एक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को ये पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है एक मिरर के रिस्पेक्ट में हमेशा इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो अगर मैं पीएम मान लेता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये हमेशा इक्वल होगा पी डैश एम के साथ, दैट इज माय इमेज डिस्टेंस। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि तुम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये जो एम पॉइंट है, यू कैन से दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट पॉइंट एंड इमेज, वो फाइंड कर लो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसकी वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस एक्स टू बाई टू, मतलब 4 माइनस टू बाई टू दैट इज 1, और यहां से 2 प्लस 6/2 दैट इज 4। अब हमें सिर्फ एक एक करके ऑप्शंस में ये चेक करना है कि कौन सी लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। दैट इज सेटिस्फाई का मतलब हुआ कि ये पॉइंट जो है m, ये डेफिनेटली इस लाइन को सेटिस्फाई जरूर करेगी। तो पहले पॉइंट को पुट करते हैं, तो ये हो गया 2 प्लस 12 माइनस 5। ना आई एम श्योर ये तो नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही है। अब चलते हैं सेकेंड ऑप्शन में, वहां पे लिखा हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 5। अब अगर मैं इसमें x की जगह 1 और y की जगह 4 डाल दूं, तो ये वैल्यू 5 प्लस 3 8 माइनस 8 ये 0 के इक्वल है। तो ये आंसर मेरा हो सकता है अगर कोई और ऑप्शन इसको सेटिस्फाई ना करे तो। सी ऑप्शन में चलते हैं, सी ऑप्शन में है 4x प्लस 6y माइनस 5। अब इसमें अगर मैं ये वैल्यूज डालता हूं तो 4 प्लस 24 माइनस 5, चलो ये तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब सिर्फ डी ऑप्शन रह जाता है, दैट इज 6x माइनस 4y प्लस 5। अब इसमें अगर मैं डालता हूं तो 6 माइनस 16 प्लस 5, आई डोंट थिंक कि ये भी इक्वल्स टू 0 होने वाला है। तो इस बार हम लोग बच गए हैं और बी ऑप्शन हमारा सही आ गया है। लेकिन इन केस अगर ऐसा हो जाए कभी कि दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाते, मान लो सपोज करते हैं कि बी और डी दोनों हो जाते, तब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही है? तो उसके लिए सबसे पहले तुम पीएम का स्लोप निकालोगे। अब तुमको क्या पता है कि ये जो पीएम है वो इस लाइन की इक्वेशन के साथ में परपेंडिकुलर बना रहा है, तो जो पीएम का स्लोप निकलेगा दैट इज बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उस तरीके से भी एक बार कर लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं ये है मेरा x1 y1 और ये है मेरा x2 y2। तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस लाइन को हमने आंसर बनाया है उसका स्लोप दैट मीन्स ए बी और स्लोप ऑफ पीएम मस्ट बी इक्वल्स टू -1, क्योंकि यही तुम्हारा तरीका होता है वेन एवर यू वॉन्ट टू सी वेदर द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। वैसे भी ये पीएम इस ए बी के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमारे पास में सबसे पहले पीएम का स्लोप अवेलेबल हो गया 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 4 माइनस 3। तो इसका मतलब है कि इसका स्लोप है -2/3, और जिसको हमने आंसर बनाया है दैट इज 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 वाली लाइन, अगर इसका स्लोप निकालते हैं यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ -a/b, तो ये 100% हम लोग को 3/2 दे रहा है, और ये 3/2 इंटू -2/3 इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1। सो बी, इस तरीके से भी हमने कंफर्म कर लिया कि बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का अगर किसी सर्कल से निकाल रहे हो तो उसके लिए उसका फिगर पहले समझ लो। अब यह है तुम्हारा सर्कल,
सपोज कर लेते हैं ये है तुम्हारा पॉइंट जो कि कोऑर्डिनेट वाइज दिया हुआ है 10,7, और जो सर्कल की इक्वेशन है वो हम लोग को गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो अगर तुमको इस पॉइंट का इस सर्कल के रेस्पेक्ट में ग्रेटेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो सबसे पहले इस सर्कल के इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस नाप लो, और साथ ही साथ इसके अंदर अगर मैं रेडियस की वैल्यू ऐड कर दूं, दैट मींस इस पूरे फिगर में पीओ प्लस आर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पीएम, एंड दिस पीएम इज नथिंग बट योर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो इसका सेंटर हम ढूंढ लेते हैं, जिससे कि हम पहले पीओ निकालेंगे और फिर रेडियस का फॉर्मूला तो अपने पास है ही। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस जी माइनस एफ, उसके हिसाब से ये हो जाएगा 2,1। अब पीओ डिस्टेंस अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से नापें तो ये आ जाएगा 2 माइनस 10, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर 36, पूरे का अंडर रूट, दैट मीन्स 10। मतलब ये डिस्टेंस हो गया 10। और रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, उसके हिसाब से इस सर्कल का जो रेडियस बनेगा, तो रेडियस तो हमने यहाँ पे 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 20, तो ये 5 आ रहा है। तो तुम ध्यान से देखोगे तो 10 में ये 5 जोड़ते ही तुम्हारे पास में आंसर आ गया 15, एंड दैट इज नथिंग बट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस सर्कल। सो डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान रखना, यही क्वेश्चन अगर तुमसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बोलता, तब तुम क्या करते, इस पीओ में से इस आर की वैल्यू को माइनस कर देते। सपोज कर लो पीएन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये काम करेगा और ये वैल्यू हो जाएगी पीओ माइनस आर। दोनों चीजें याद रखना, greatest distance is PO plus R. PO is the distance of that given point from the center plus radius, that is the greatest distance. और shortest distance के लिए उसी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस दैट इज PO, बट उसमें माइनस R करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एलिप्स का। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पहले भी मैंने किया है या दिया है तुम लोग को, बट एनी हाउ कोई बात नहीं, एक बार दोबारा कर लेते हैं। तुमको फाइंड करना है एलिप्स की इक्वेशन जिसका एक्सिस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस है और लेटस रेक्टम की दे रखी है वैल्यू 5। अब लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² a, और कुछ नहीं दिया तो हमें स्टैंडर्ड वाले केस को ही लेके चलना है। तो लेटस रेक्टम 2b² a 5 के इक्वल है और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 2/3 के इक्वल है। हम सबको पता है कि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इस केस में होता है 1 माइनस b²/a²। तो हम लोग यहां से b² और a² के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं, जो कि आएगा अगले ही स्टेप में b² इक्वल्स टू 5a/2। अब इसको यहां पुट कर दो तो ये बन जाएगा 1 माइनस 5a/2 अपॉन में a²। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, स्क्वायरिंग करने के बाद ये मुझे दे देगा 1 माइनस 5/2a होल का अंडर रूट इक्वल्स टू 4/9। अच्छा मैंने स्क्वायरिंग कर ली है तो ये अंडर रूट मैं यहां से हटा सकता हूं। अब मेरे पास में आ गया 1 माइनस 5/2a इक्वल्स टू 4/9, 1 माइनस 4/9 इक्वल्स टू 5/2a, दैट मीन्स 5/9 इज इक्वल्स टू 5/2a, जो कि अगले ही स्टेप में a की वैल्यू दे देगा मुझे 9/2। अब इस a की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो तो b² की वैल्यू आ जाएगी 45/4। अब दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम लोग एलिप्स की इक्वेशन लिखते हैं जो कि होता है x² प्लस y² b² इक्वल्स टू 1। अब चूंकि हमने ऑलरेडी a निकाला हुआ है तो a² करते ही ये बन जाएगा 81/4, 4 चला गया ऊपर, और b² की वैल्यू भी निकाली हुई है 45/4, 4 चला गया ऊपर। 81 और 45 का एलसीएम ले लेंगे 9 के टेबल में काट के, तो ये बन गया 9 9 सर 81 5, 405 आ रहा है। 405 आ रहा है मतलब यहाँ 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20x², और यहाँ 9 मल्टीप्लाई करेगा 36y², और यहाँ पे आ गया 405। अब नाउ यू कैन सी दिस आंसर इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर था इस क्वेश्चन में, बट आई डोंट थिंक इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, और वैसे भी ये क्वेश्चन पहले मैंने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ बतानी है। अब इस ट्रांसवर्स एक्सिस तुम लोग को पता होना चाहिए। अब ये जो हाइपरबोला है जिसको मैं यहां देख पा रहा हूं, उसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन स्किप करके हम तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे, और ये केस मुझे दिख रहा है ये कंजुगेट हाइपरबोला का केस है, तो इसको मैं लिख लेता हूं y² माइनस 64x² इज इक्वल्स टू 64। अब 64 से डिवाइड कर देंगे तो ये तुम्हारा कन्वर्ट हो गया है इन फॉर्म ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला।
जिसका फॉर्मूला होता है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मतलब इस हाइपरबोला का ओरिएंटेशन जो होता है ये अलोंग वाई एक्सिस होता है। तो इस केस में अगर तुम ट्रांसवर्स एक्सिस निकाल रहे हो तो ट्रांसवर्स एक्सिस की वैल्यू हो जाती है इक्वल्स टू 2b। और यहाँ पे 2b जैसा कि तुम देख सकते हो, बी स्क्वायर अगर 64 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 8 और 2b जो कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हो जाएगा 16 के इक्वल। आई थिंक 16 इज गिवन इन सी ऑप्शन, सो सी विल बिकम द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वेक्टर चैप्टर का। आज से हमने वेक्टर के क्वेश्चन इसमें इंट्रोड्यूस किए। आई थिंक लास्ट क्लास में भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर। स्क्वायर तुम्हें मालूम है चारों साइड बराबर होते हैं, ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। तो तुम्हारे पास में एक साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर गिवन आ गया है और तुम्हें इस क्वेश्चन में स्क्वायर का एरिया निकालना है। ऑल ऑफ अस नो कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं तो उसका स्क्वायर करते ही मुझे आंसर मिल जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड हो गया 9 प्लस 16 प्लस 25 पूरे का अंडर रूट। ऐसा करो यहीं पे स्क्वायर कर दो सो दैट हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया 50 का अंडर रूट का स्क्वायर, दैट मीन्स तुम्हारा आंसर हो गया एरिया इज 50। सीधे सीधे क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन के बारे में। हमने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में अभी 2 क्लास पहले ही पढ़ाई की है। डायरेक्शन कोसाइन होता है एलएमएन की वैल्यू जिनके स्क्वायर का सम हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहां पे वो तुमको डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यूज दे रहा है, जैसे 2 वैल्यूज दे दिया एल और एम की लेकिन एक खा गया दैट इज एन, तो तुम्हें अगर इस एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो तुम्हारे पास एक ही तरीका है एंड दैट प्रॉपर्टी ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर। इसको एल मान लो, इसको एम मान लो और ये तो एन ऑलरेडी है तो इनका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1/4 प्लस 1/n प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/4 प्लस 1/9। अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। 1 माइनस ये कितना हो गया 36, ये बन जाएगा 9 प्लस 4 13। तो 1 माइनस 13/36 दैट मीन्स 23/36 आ रहा है तुम्हारा। तो यहां से अगर मैं n की वैल्यू लेता हूं तो मुझे रूट लेना पड़ेगा और मेरा आंसर हो जाएगा रूट का 23 अपॉन में 6। आई थिंक दैट इज अवेलेबल इन द फर्स्ट ऑप्शन, तो सीधा सीधा टिक मारेंगे फर्स्ट ऑप्शन को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इस फॉर्म में है 1 प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, लेकिन उसको मतलब है इसके रियल पार्ट से जिसकी वैल्यू उसने दे रखी है माइनस का 26। इससे पहले कि हम लोग रियल पार्ट को फाइंड आउट करें हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। 1 प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे तो आ जाएगा माइनस वाई क्यूब आयोटा प्लस 3a² बी मतलब 3 आयोटा वाई और फिर प्लस 3ab², तो ये बन जाएगा माइनस 3y²। अब अगर मैं रियल पार्ट की बात करूं तो इसमें रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर इज नथिंग बट 1 माइनस 3y², बिकॉज बाकी दोनों में तो आयोटा लगा हुआ है तो इसको भूल जाओ। और इसकी वैल्यू, रियल पार्ट की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस 26। तो यहां से 1 प्लस 26 हो जाएगा 3y² के इक्वल और हमारे पास में y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट का 9 जो कि होता है 3। तो अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मॉडुलस ऑफ y। मॉडुलस ऑफ y मतलब 3 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, यही तो मॉडुलस होगा। तो ये वैल्यू फिर से 3 हो जाएगी, दैट मींस बी इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा डिफिकल्टी क्वेश्चन था नहीं, आराम से कर लिया होगा बच्चों ने। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सम अप टू इंफिनिटी का है। सम अप टू इंफिनिटी ऑफ अ जीपी। तुम इसको देख सकते हो कि ये सीरीज जो है 3 प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर अप टू इंफिनिटी जा रहा है और इसकी वैल्यू दे रखी है 45/8। तो एस इंफिनिटी जीपी के लिए होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की जगह में है 3 और कॉमन रेशियो यहाँ पे आ रहा है अल्फा। इस वैल्यू को 45/8 के इक्वल कर दो और हमें निकालना क्या है, तो हमें अल्फा की वैल्यू ही निकालनी है और वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसको काटेगा 15 में, 15 माइनस 15 अल्फा इज इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स 7 इक्वल्स टू 15 अल्फा और अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाती है 7/15। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक तुम लोगों को ये पेपर आज काफी इजी लगा होगा, इसी वजह से सभी ने बहुत अच्छा किया था इस पेपर को। अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये भी मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें तुमको दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 6x प्लस सी इक्वल्स टू 0 और वो ये कह रहा है कि इसके रूट्स हैं अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से जो सम ऑफ द रूट्स होता है
दैट मीन्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर वो हमेशा माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, तो ये 6 के इक्वल हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर वो सी बाई ए के इक्वल होगा, तो ये अल्फा क्यूब इक्वल्स टू सी हो गया। अब हम लोग यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फा कॉमन लेने के बाद अल्फा की जो दो वैल्यूज मुझे दिख रही हैं उसमें एक तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यू है और एक तुम्हारी नेगेटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू है 2 और नेगेटिव वैल्यू है -3। हमें क्वेश्चन में अल्फा क्यूब निकालना है, नेगेटिव का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसी 2 को यहाँ पे पुट करो, 2 का क्यूब हो गया c के इक्वल, दैट मीन्स c की वैल्यू हो जाएगी 8 और आंसर हो गया हमारा c। सीधा सा क्वेश्चन था, सीधा सा आंसर था। अच्छा, ये क्वेश्चन था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, डिजिट्स का क्वेश्चन है। बच्चे कह रहे थे कि ये आंसर कुछ गलत है, लेट मी चेक। क्वेश्चन क्या है कि 9 डिजिट नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर विथ एग्जैक्टली n digits. 900 distinct n digit numbers are to be formed using only these 3 digits 2, 5 and 7। मतलब तुम्हारे पास में डिजिट्स 3 है और इसको n तरीके से अरेंज करना है, और वो बोल रहा है कि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर होनी चाहिए 900 से। 900 distinct n digit numbers, अच्छा 900 distinct n digit numbers are to be formed using only the 3 digits। तो 3 की पावर n तुम्हें ये फाइंड करना है कि 3 की कौन सी वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी जो 900 से बड़ी होगी। तो ये तो देखो ऐसा हो जाएगा कि n की वैल्यू 6 तक तो मुझे याद है, 3 की पावर 6 होती है 729, और यहां तक ये 900 से बड़ी हुई नहीं है, तो अगली वैल्यू लूंगा 7, तब ये जाके हो जाएगी 2187। तो मेरे हिसाब से 900 से वैल्यू बड़ी बनानी है, 900 डिस्टिंक्ट n डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो n की जो मिनिमम वैल्यू होगी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तुम ले सकते हो, वो 7 है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब 3 की पावर n क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास में 3 ही डिजिट्स है जिनको हमको n वेज में अरेंज करना है, परम्यूट करना है, और वैल्यू क्या करना है हमें, 900 डिस्टिंक्ट n डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म। 900 डिस्टिंक्ट n डिजिट नंबर्स मतलब जो भी तुम n डिजिट का नंबर बना रहे हो, चाहे वो 2 डिजिट का बना रहे हो, 3 डिजिट का बना रहे हो, वो सब 900 डिस्टिंक्ट n डिजिट नंबर्स होने चाहिए। इसलिए हमने 3 की पावर n को ग्रेटर देन 900 रखा है, और n की उस मिनिमम वैल्यू को तलाश में हम लोग थे जिससे कि वैल्यू 900 से बड़ी आ जाए। तो n की वैल्यू अगर मैं 6 रखता हूं तो लास्ट वैल्यू 729 नंबर ही वो देगा, हमें तो उससे ज्यादा चाहिए, मतलब 900 से ज्यादा चाहिए, तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो हम लोग दे सकते हैं वो 7 होगा। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज 7। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पार्टिकुलर पेपर, जो कि अब तक का आई कैन से वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर ही था, और इसी वजह से आज स्कोर काफी अच्छा रहा है। अब वेट करो कल के पेपर की, हो सकता है वो पेपर तुम्हें इससे डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि स्कोर्स बिल्कुल ड्रास्टिकली डाउन हो जाएंगे। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर माइंड, बैलेंस योर माइंड एंड गिव द पेपर। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।